Assalamu alaikum everyone, welcome back to the new video. Today we are going to solve May-June 2024 5-3. Let's start with this paper. The question number 1 says that the number of faces of a fair six-sided dice are 1, 2, 2, 3, 3, 3. The random variable x is the total number scored when the dice is rolled twice. आपके पास जो रैंडम वेरिएबल x है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दो दफ़ा आपने फेंका है और वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपका स्कोर है टोटल. उसने कहा है ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले लिस्ट कर लेते हैं कि जी मेरे पास आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं. राइट तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास x आ जाएगा, नीचे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x आएगी. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आउटकम्स आ क्या क्या सकते हैं. उस पे जाने से पहले हम यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी टेबल बनाते हैं जिससे हम लिस्ट अप कर लेंगे. दो का सिनेरियो है तो बड़ी इजीली आ जाएगा यहाँ पे. टू, वन आ जाएगा, टू, टू आ गया, थ्री और एक लाइन और चाहिए हमें. यहाँ पे क्या होगा, वन, टू, टू, थ्री, थ्री एंड थ्री. तो स्कोर क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे टू आ जाएगा, थ्री, थ्री, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी फोर, फोर, फोर. यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा थ्री, फोर, फोर, फाइव, फाइव, फाइव. यहाँ पे आ जाएगा थ्री, फोर, फोर, फाइव, फाइव, फाइव. यहाँ पे मेरे पास आएगा फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, 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 फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, 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 फोर, फाइव. So this is going to be 5, then 6, 6 and 6. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो आउटकम्स बनते हैं वो मेरे पास आ जाएंगे 2, then I have 3, then I have 4, then I have 5 and then I have 6. अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम देखें तो वो 36 है. तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 36. 3 आने की कितनी बनेगी, 3 आने की अगर हम बात करें तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 4. सो दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 36. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है दैट इज गोइंग टू बी 10 डिवाइडेड बाय 36. 5 आने की कितनी बन जाएगी बेटा, that is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So that is going to be 12 divided by 36. और उसके बाद last but not the least case is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So that is going to be 9 divided by 36. Right, so that is going to be my probability distribution table. Next it says that you are supposed to calculate the variance. ठीक है,
तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले इस टेबल को पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं मीन ई ऑफ एक्स। वो क्या होगा हमारे पास, ऑल आई हैव टू डू इज दैट इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते होते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/36 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 5 into 12 divided by 36 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 9/36, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो आता है दैट इज गोइंग टू बी ई ऑफ एक्स, दैट इज 4.67, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज समेशन एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स माइनस, तो वो हमारे पास कितना होगा, आपने कुछ भी नहीं करना है, इसी चीज को दोबारा ले लेना है, ठीक है। और ये जो x वाली चीज है इनका स्क्वायर, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो वेरिएंस की वैल्यू आती है दैट इज गोइंग टू बी 10 डिवाइडेड बाय 9, दैट्स द आंसर फॉर अस, राइट जी। फिर उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इवन गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मैं टेबल को नीचे लेके आता हूँ। ये आ गया मेरा टेबल, गौर से पढ़ो बेटा, गिवन दैट का वर्ड लिखा हुआ है उसमें, गिवन दैट का वर्ड कहीं पे भी आ जाए फर्स्ट थिंग आपके ज़हन में आ जानी चाहिए, इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ठीक है। उससे क्या है, गिवन दैट एक्स इज इवन, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो इवन बार डालेंगे और एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इवन ऊपर आने हैं, ऊपर हमारे पास कौन सा आएगा, इवन में हमारे पास कौन कौन से, इवन होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो एक 4 वाला पकड़ लेंगे और एक 6 वाला, सो दैट इज गोइंग टू बी 10 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 6, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय, जितने भी ग्रेटर देन 3 है वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, राइट जी। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो मेरे पास जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 19 डिवाइडेड बाय 31, दैट फॉर्म्स अस द आंसर, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, कहता है इन अ सर्टेन कंट्री द हाइट ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 1.64 million, ठीक है, and standard deviation this, find the probability that adult chosen randomly from the country will have a height greater than 1.3, ठीक है, meters not million। अच्छा, तो हमें जो निकालने हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1.93 निकालना है। तो ग्रेटर देन के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ग्रेटर देन 1.3 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 1.64 डिवाइडेड बाय 0.25, पहला स्टेप स्टैंडर्डाइजेशन का। इसकी डेसिमल वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास आती है जी 1.16, ग्रेटर देन दिस है, ग्रेटर देन के लिए क्या करते होते हैं 1 माइनस 5 ऑफ 1.16,
तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस इसकी अगर हम वैल्यू अपने टेबल से देखें तो दैट इज गोइंग टू बी 0.877, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर बनता है दैट इज 0.123, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस, राइट। उसके बाद उससे हमें कहा है इन अदर कंट्री द हाइट of the adult population is normally distributed. 33% population have height less than 1.56, 25% of adult has greater than 1.96, ठीक है 1.86। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन, दोनों निकालना है, गौर से देखिएगा, दो कंडीशंस दी हुई हैं उसमें। क्या बनेगा हमारे पास, x लेस देन 1.56 इज इक्वल टू कितना है 33%, सो यहाँ पे लिख देते हैं 0.33। यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1.86 इज इक्वल टू 0.25, राइट। ये दो कंडीशन है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ म्यू, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, दो वैल्यूज अननोन है। तो बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अगर मैं करूँगा x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन 1.56 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.33। सो दिस इज गोइंग टू बी z less than 1.56 minus mu divided by sigma is equal to 0.33। so सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं let a is equal to 1.56 minus mu divided by sigma। so probability of z less than a is equal to 0.33। अब डिसाइड करना है a की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, पहले पॉजिटिव रखते हैं, ये सारा रीजन है 0.33 हो नहीं सकता है, तो हम a को क्या करेंगे, विच मीन्स दैट a इज बेसिकली नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा देना, यहाँ पे भी। सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन और नेगेटिव a, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाई ऑफ माइनस a is equal to 0.33, 1 minus 0. so यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1 minus 0.33 is equals to phi of a, so that is 1 minus 0.33, so that is 0.67 is equals to phi of a। तो यहाँ से मेरे पास a कितना आएगा, जो इन्वर्स करके हमारे पास आता है दैट इज 0.44। ठीक है जी। तो अब इस वैल्यू ऑफ a को उठा के अपनी लेट वाली इक्वेशन में प्लेस कर दो। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा बेटा, माइनस 0.44 is equals to 1.56 minus mu divided by sigma। So this is going to be minus 0.44 sigma is equals to 1.56 minus, that is the first equation। ठीक है, इस तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे भी पहला स्टेप है। So this is going to be probability of z greater than 1.86 minus mu divided by sigma is equal to 0.25। अब यहाँ पे करेंगे let a यूज कर चुका हूँ मैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, probability of z greater than b is equal to 0.25। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, अब b की वैल्यू को भी डिसाइड करना है, तो ये मैंने ड्रॉ किया, पॉजिटिव रखा b को, ठीक है, ग्रेटर देन होता है ये वाला छोटा सा रीजन,
राइट। तो ये 0.5 से कम ही हो सकता है, विच मीन्स बी की वैल्यू पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे बनेगा 1 - 5 ऑफ बी इज इक्वल टू 0.25। सो दिस इज 1 - 0.25 इज इक्वल टू 5 ऑफ बी। तो 1 - 0.25 that is 0.75 is equal to 5 of b, where b will be giving us क्या आ जाएगा हमारे पास, that is 0.674 from the table, राइट। तो अब मेरे पास क्या होगा, लेट वाली इक्वेशन को पकड़ लेते हैं बेटा। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, 0.674 इज इक्वल टू 1.86 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसको उठा के इधर लेके जाते हैं। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, राइट। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करें तो हमारे पास म्यू की और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट एंड चेक योर आंसर। यू विल बी गेटिंग 1.68 और सिग्मा जो आता है हमारे पास दैट इज 0.269। ठीक है जी, दैट्स द आंसर फॉर अस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वो हमें कहता है बॉक्स ए कंटेन्स 6 ग्रीन बॉल्स एंड 3 येलो बॉल्स, ठीक है। बॉक्स बी कंटेन 4 ग्रीन बॉल्स एंड x येलो बॉल्स, ठीक है। अ बॉल इज चोजन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स ए एंड प्लेस्ड इन बॉक्स बी। अ बॉल इज देन चोजन एट अ रैंडम फ्रॉम बॉक्स बी, ठीक है। Draw the tree diagram to represent this information, showing the probability on each of the branches, ठीक है। बॉक्स ए है और बॉक्स बी है, ठीक है। सबसे पहले ए को ड्रॉ कर लेते हैं। 6 ग्रीन है और 3 येलोज है। यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ ग्रीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो। ग्रीन हमारे पास कितनी है, 6 डिवाइडेड बाय टोटल 9 और 3 डिवाइडेड बाय 9। ट्री डायग्राम की ब्रांचेस पे कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। यहाँ से फर्दर अगर हम जाएं तो 2 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे मेरे पास क्या है, इधर यू आर गोइंग टू गेट ग्रीन और यू आर गोइंग टू गेट येलो। इसको डुप्लीकेट करके नीचे भी कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय बॉक्स बी। अब बॉक्स बी में क्या है, ग्रीन आपके पास 4 है और एक्स आपके पास येलो है, ठीक है। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, यहां से बॉक्स ए से बॉल भी इधर जा रही है। इस ब्रांच का मतलब है कि बॉक्स ए से ग्रीन आई है। तो पहले आपके पास 4 ग्रीन थी, अब एक और आ गई, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय, ये हो गई आपके पास ग्रीन 5 और येलो आपके पास एक्स थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस ब्रांच का मतलब है पहले आपको ग्रीन मिली है तो येलो तो उतनी की उतनी रहेंगी। तो येलो आपके पास कितनी थी इसके अंदर, दैट इज गोइंग टू बी एक्स डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 प्लस एक्स, ठीक है। इस ब्रांच का मतलब है कि आपको येलो मिली है, तो येलो यहाँ पे एक्स थी, एक और आ गई +1 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल में क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 विच इज गोइंग टू बी 4 प्लस एक्स प्लस 1, जिसको हम 5 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, राइट। मैं लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने 4 डाला था, तो दैट इज गोइंग टू बी 5 प्लस एक्स। अब इस ब्रांच का मतलब है येलो निकली है, तो ग्रीन तो उतनी की उतनी रहेंगी, कितनी होंगी, दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स, राइट। सो दिस कंप्लीट्स माय ट्री डायग्राम। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स चोजन आर ऑफ सेम कलर इज 8/15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम कलर की, सेम कलर में कौन कौन से हो सकते हैं, देखो गौर से। सेम कलर में बेटा मेरे पास क्या क्या आ सकता है,
अगर मेरे पास ग्रीन और ग्रीन आ जाए और फिर येलो और येलो आ जाए, तो ये दोनों सेम कलर्स हैं। इस डायरेक्शन में जब ट्री डायग्राम में मूव करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो पहले ग्रीन ग्रीन की निकाल लेते हैं। क्या बनेगा? 6/9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस इसको नीचे ले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड येलो, ये आ गई जी इनकी। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में हमने क्या करना है? ऐड कर देना है, राइट। आए करते हैं, और उसे क्वेश्चन में बता दिया है कि इनकी प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15 है। ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं और अपनी x की वैल्यू निकालते हैं। क्या बनेगा हमारे पास? सबसे पहले गौर से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दिस एंड दिस कैन कैंसिल आउट, 2/3 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हुआ तो 1/3 बच गया। सो दैट इज गोइंग टू बी 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 प्लस एक्स, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3 इंटू 5 प्लस x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15। इधर अगर हम देखें तो स्ट्रेट अवे डिनोमिनेटर में एलसीएम बना हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 10 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15। अब अगर हम यहाँ पे फर्दर देखें तो ये और ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5, right? So this 10 and this one added up to 11 plus x divided by, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, that's the answer for us. I hope that is clear to everyone, right जी? Okay, now next वो हमें कहता है the time taken in seconds by 15 members of each of the two swimming clubs, ठीक है, the penguins and the dolphins to swim the 50 meters is shown, back to back stem and leaf ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इधर बेटा की बनाया करें, राइट। किसी भी एक वैल्यू को पकड़ के की बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 4 ओवर हेयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि पेंगुइन में, राइट, तो पेंगुइन में हमारे पास क्या बनेगा? ये पेंगुइन का है विच मीन्स 42, और डॉल्फिन्स में क्या बनेगा? ये डॉल्फिन का है विच इज गोइंग टू बिकम 40, राइट। तो ये आपको सबसे पहले लिख के देना है, की सबसे पहले बनाया करें, ठीक है। उसके बाद नाउ लेट्स ड्रॉ दिस स्टेम एंड लीफ। अगर मैं यहाँ पे स्टेम एंड लीफ की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा क्या? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉल्फिन्स को, यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी पेंगुइन्स, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 35 गोइंग अप टिल 72। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा 3 4 5 6 एंड दिस लीड्स अस टू 7। ठीक है, अब सबसे पहले पेंगुइन्स को फिल अप करते हैं। याद रखिएगा स्टेम एंड लीव में ऑर्डर मैटर करता है। 3 है, 5 है, और यहाँ पे देखो अगर आप गौर से तो ये जो टेबल उसने फिल करके दिया ना हमारी एज के लिए, उसने ऑलरेडी इसको एक ऑर्डर में रखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज असेंडिंग में जा रही हैं, राइट। सो 35 है, फिर 39 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, पिंक से कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 42 है, 2 डाल देते हैं, फिर 44 है, 4 डाल दिया, फिर उसके बाद 5 है, फिर दोबारा से 5 है, फिर आपके पास 8 है, फिर 50 for 50, then it is 656, then it is going to be 8, then it is going to be 9, फिर उसके बाद 61 है, then we have 66, then we have 68, and the last one is 72। उसके बाद डॉल्फिन्स के लिए क्या होगा हमारे पास, डॉल्फिन भी हमारे पास ऑर्डर में चल रही हैं, ठीक है। ओके, नाउ कंप्लीटिंग फॉर द डॉल्फिन्स, दिस इज गोइंग टू बी 36, 6 इधर लिख देंगे, 41 1 आएगा, 3 8 और 2 9 है, ये लिख दिया, फिर आएगा 0 1 4 6 6, उसके बाद आ जाएगा 0 1 4 and then we have lastly with the 1, right जी। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो उसने हमें कहा है ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर फॉर डॉल्फिन्स। पेंगुइन्स को ऑलरेडी उसने ड्रॉ किया हुआ है, बहुत ही आसान है। आए जी, सबसे पहले तो फॉर्मूलाज लिख देते हैं। फॉर लोअर कोटाइल द फॉर्मूला इज n plus 1 divided by 4 th, where n is the total number of values जो कि 15 है। बेटा 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास ये रही, मैक्सिमम, उसके बाद लोअर कोटाइल, मीडियन, अपर कोटाइल। तो लोअर कोटाइल के लिए क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 15 plus 1 divided by 4 th, so that is going to be the fourth value। उसके बाद मीडियन कितना होगा बेटा, that is going to be 16 plus 1 divided by 2 th, which is the 8th value, and then the upper quartile will be 3 into n plus 1 divided by 2 th, so that is going to be 3 plus into, sorry, I made a mistake, it should be written 15, my bad. So that is 15 plus 1 divided by 4, and what I'm doing, this is going to be 4 over here, so th, so that is going to be the 12th value, right। So fourth value pick karte hain, 1 2 3 4, so that is going to be 48। फिर हमारे पास 8th value 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so that is 51। फिर हमारे पास 12th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, so that is 60। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। आए जी, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 36, उस पे चलते हैं, और ये मैं आया 36 पे, ये मैंने 36 पे आके एक इधर छोटी सी बार ड्रॉ कर दी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा, 71, 71 पे आया, और यहाँ पे भी बार ड्रॉ हो गई। उसके बाद 48 51 60, एक बॉक्स जितनी बनानी होती है, 48 51 एंड देन 60। तो ये मेरा बन गया बेटा बॉक्स, और ये आ गया विस्कर्स, right, that completes us, and this is for the dolphins। ठीक है, फिर उसने कहा है hence state one difference
between the distribution of the time for the penguins and the dolphins. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने कहा है वन डिफरेंस बताओ। अब यहाँ पे कोई भी आप रीजनेबल आंसर दे दो तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमने प्लॉट किया था, बेटा पहले समझा करो ये है कितना, क्या चीज। ये जो आप कर रहे हो ये 50 मीटर्स स्विमिंग का 15 मेंबर्स का जो डॉल्फिन और पेंगुइन्स है उनका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अपर कोटाइल पेंगुइन्स की ज्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू भी पेंगुइन्स की ज्यादा जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह सकते हैं भाई पेंगुइन्स आर फास्टर देन डॉल्फिन्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जो स्प्रेडिंग है वो डॉल्फिन्स की कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास डॉल्फिन्स मोर कंसिस्टेंट है टाइम के अंदर। तो कोई भी स्टेटमेंट्स लिख दो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वो मेरे पास क्या बन सकती है, दैट पेंगुइन्स आर मोर फास्टर देन डॉल्फिन्स, ठीक है। ये भी कह सकते हैं हम। कैसे पता चला, हाईएस्ट वैल्यू देख ली, अपर कोटाइल देख लिया, और आपके पास जो मीडियन है वो तो अप्रोक्सीमेटली सेम है दोनों का, राइट। तो ये हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 1 मार्क का आंसर है इसका। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है साला, सॉरी okay, question number 5 says that decides to attempt a cross puzzle in a newspaper each day. The probability that he will complete the puzzle on any given day is 0.65. किसी भी दिन वो complete कर ले 0.65 is the probability. तो ये question किसका बन गया बेटा, that is the question for geometric, ठीक है। find the probability that she completes the puzzle first time on the 5th day, 5th day पे जाके वो कंप्लीट करे। तो ज्योमेट्रिक के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, क्या था हमारे पास फॉर्मूला ज्योमेट्रिक के अंदर, द फॉर्मूला वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू q रेज टू पावर r माइनस 1 डॉट p। तो किसी भी दिन सॉल्व करने की p आपके पास कितना है, दैट इज 0.65, q आपके पास कितना है, दैट इज 1 माइनस 0.65 विच इज 0.35, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5th डे। तो क्या होगा 0.35 रेज टू पावर 5 कितना होगा 5th डे, 5 माइनस 1 कितना होगा 4 डॉट दिस। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो वो मेरे पास कितना बनता है, दैट इज गोइंग टू बी 0.00975। फिर उससे कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कंप्लीट द puzzle for the second time on the 5th day, second time on the 5th day, 1 2 3 4 5 यहां पे जाके उसने सॉल्व की है तो वो कितनी बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी 0.65, ठीक है। अब ये वाला जो आपके पास बनेगा इससे पहले वाला ये बाइनोमियल है, ठीक है। इधर उसने एक दफा सॉल्व किया है तो क्या बनेगा 4c1, राइट, मल्टीप्लाई बाय 0.65 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, 0.35 रेज टू पावर कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.65 एज इट इज आ गया। तो 4c1 कितना होता है बेटा 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय इसको और इसको अगर मैं कलेक्टिव कर दूं तो दैट इज 0.65 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.35 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर व्हिच इज 0.0725। दैट्स द आंसर फॉर अस। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। फिर उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कंप्लीट द फ्यूअर देन 5 टाइम्स in a 7-day week, fewer than 5 times, fewer than 7 times, sorry 5 times, fewer than 5 times का मतलब क्या हुआ,
अब ये पहले तो बात क्वेश्चन कौन सा बन गया, ये अब बायनॉमियल का क्वेश्चन है क्योंकि 7 डेज है वीक के अंदर, उसमें से फ्यूअर देन 5 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5 निकालनी है। तो ये करने के बजाय व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5 निकाल के उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। इन सारों की निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 7 C5 into 0.65 raised to power 5 into 0.35 raised to power 2, 7C6 0.65 raised to power कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 0.35 raised to power 1 plus 7C7 राइट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट गिव्स अस द आंसर व्हिच इज गोइंग टू बी 0.468। दैट्स द आंसर फॉर अस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट उसने कहा यूज अ सुटेबल अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 50 टाइम्स in a period of 48 days, more than 50 times, right? तो हमें निकालनी है more than 50 times की probability। x is greater than 50, right? in a 84 days period, तो n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 84। probability of success p कितनी थी 0.65, q कितना था तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू एन पी 84, म्यू कितना आ गया हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 54.6 विच इज ग्रेटर देन 5। तो हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लेते हैं, अंडर रूट 84 इंटू 0.65 इंटू 0.35। तो यहाँ से मेरे पास अंडर रूट कितना आ गया, ठीक है। अब ग्रेटर देन है, पहले तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, यहाँ पे 50 आएगा 49.5 51.5 सॉरी 50.5, ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी नहीं है, तो इसका मतलब इस वैल्यू से आगे की तरफ जाना है। तो कंटिन्यूटी करेक्शन क्या बन गए, एक्स इज ग्रेटर देन 50.5। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, म्यू कितना है 54.5 6 rather, अंडर रूट 19.11। इसकी जो डेसिमल वैल्यू आती है दैट इज गोइंग टू बी माइनस 0.9379। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन है तो 1 माइनस 5 ऑफ माइनस 0.9379, सो 1 माइनस तो यहाँ से जो आंसर आता है दैट इज 0.826। यू हैव टू यूज द टेबल फॉर दिस, मैंने स्ट्रेट अवे लिख दिया, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन।
ओके, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर द 9 लेटर्स इन द वर्ड रिकॉर्डर्स। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल कर देते हैं बेटा, डिवाइडेड बाय, आपके पास रेपिटेशन में क्या है, 2 आर्स हो रहे हैं रिपीट, और आधा 3 है, और उसके बाद क्या है, 2 ईज है। So that is going to be 2 factorial into 3 factorial. So that gives us 30240. Right? उसके बाद उसे क्या है, how many different arrangements are there of 9 letters in the word recorders in which there are e's at the beginning and e at the end, and the 3 r's are not all together. Again the emphasizing word is this all. बेटा ये जो all है ना, इसको emphasize करना है। यहाँ पे 3 है तो मर्जी नहीं चलेगी, हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल के उसको टुगेदर में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल की वजह से। तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो भाई उससे कह दिया ई एट द बिगनिंग, ई एट द एंड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल arrangements, that is going to be 7 factorial divided by, अंदर आपके पास 3 आर भी होंगे तो 3 फैक्टोरियल की रेपिटेशन। अब लिखते हैं आर्स टुगेदर, क्या होगा, तो आर्स टुगेदर के लिए 1 2 3 4 एंड 5, सो दैट इज गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल। ये आर्स टुगेदर के लिए, रेपिटेशन इसके अंदर है नहीं, राइट तो हमारे पास निकालना था नॉट टुगेदर। तो क्या होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी 720। ठीक है बेटा, ये ऑल के वर्ड को ध्यान से पढ़ लेना, अगर ये गलत कर दिया ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोगों का। मूविंग टुवर्ड्स द सी पार्ट, क्या कहता है, कहता है द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड रिकॉर्डर्स आर डिवाइडेड इनटू रैंडम ग्रुप्स। ठीक है, divided at random into 2 groups, a group of 5 letters and a group of 4 letters. Find the probability that the 3 R's are in the same groups। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों R सेम ग्रुप में जाए। ओके जी, आए सॉल्व करते हैं। हमने 2 ग्रुप्स में बनाना है, एक 5 का ग्रुप होना चाहिए, 1 2 3 4 5, एक ये ग्रुप है। ठीक है, और एक मेरे पास 4 का ग्रुप है, 1 2 3 4। ठीक होगी बात। उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर्स आर इन द सेम ग्रुप। आपके पास तीनों आर सेम ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है, इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। इसको मैं उठा के इधर रखता हूं, और मेरे पास जो आर्स है दे आर 3, ईज मेरे पास 2 हैं, रिमेनिंग कितने रह जाएंगे हमारे पास, दे आर गोइंग टू बी 4। ठीक है, अब सबसे पहले ये 5 का ग्रुप है, ये 4 वाला ग्रुप है।
अब गौर से देखिएगा, सबसे पहले उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमें याद रखेगा जो लेटर्स होते हैं रिपीट हो रहे होते हैं उनको भी लेना होता है। अगर मैं कह देता हूं आर वाला इधर है तो क्या बनेगा, 3C3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय दोनों के दोनों ईज आ गए तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 2C2। ये एक बन गया मेरे पास, ठीक है। बाकी लेटर्स उधर चले जाएंगे, उनकी हमें यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं बनानी है, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। तो एक तो ये बन गया वन ऑफ द पॉसिबल सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, मैं कहता हूँ आर इधर है, 3C3 उसका आया, मल्टीप्लाई बाय एक ई आ गया, या लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू गाइस ताकि आप लोगों को समझ भी आए, साथ साथ ड्रॉ भी कर देता हूं मैं। लेट मी डिलीट दिस एंड पिक दिस अप, डुप्लीकेट, ठीक है। तो पहले मैं कह रहा हूं दोनों के दोनों ईज आ गए इसके अंदर, तो मेरे पास क्या आएगा, 3C3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2C2। उसके बाद मैं कहता हूं एक ई आ जाए और एक रिमेनिंग में से आ जाए, तो 3C3 मल्टीप्लाई बाय 2C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बन सकता है, अगर मैं यहां पे देखूं तो नेक्स्ट मेरे पास बन सकता है कि रिमेनिंग में से ही दोनों आ जाए, रिमेनिंग रिमेनिंग, तो वो क्या बनेगा, 4C2, ठीक है। ईज मेरे पास कोई भी ना है, ये मैंने 5 वाला जो ग्रुप है उसके बनाए हैं जिसमें 5 लेटर्स है। अब पकड़ते हैं 4 वाले को, ये जो 4 वाला ग्रुप है, और देखो बेटा इसमें अरेंजमेंट नहीं करनी है, तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है जब ये वाला फिक्स हो जाएगा जो बाकी लेटर्स बच जाएंगे वो 4 वाले ग्रुप में ऑटोमेटिकली चल जाएंगे, इसलिए हमने इस वाले 5 वाले केस में हमने 4 वाले को देखा ही नहीं। अब जब मैं 4 वाले को पकड़ रहा हूं तो अब मैं 5 वाले को नहीं देखूंगा, तो सबसे पहले कह देते हैं कि भाई तीनों के तीनों आर इधर आ गए, तो एक की स्पेस है, इधर ई आ गया, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 3C3 मल्टीप्लाई बाय 2C1, राइट। दूसरा क्या बन सकता है कि मेरे पास ये जो एम्प्टी वाली स्पेस है इसमें रिमेनिंग में से कोई आ जाए, तो क्या होगा, 3C3 मल्टीप्लाई बाय 4C1, ठीक है। इन सबको हम सॉल्व आउट कर देंगे, ये 4 वाला है। अब इधर जब मैंने 4 वाले को डील किया ना बेटा, तो मैंने उसको नहीं कंसीडर किया 5 वाले का। ऑब्वियस सी बात है इधर जब 4 वाला फिलअप हो गया, जो रिमेनिंग है वो 5 वाले में ही जाएंगे, तो उसको हमने केटर ही नहीं करना। तो आइए जी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1, यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 8, यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 6, यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2, यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4। तो टोटल कितना बन गया बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 21, राइट। तो हमें क्योंकि उसने कहा था प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो 21 डिजायर आउटकम है, टोटल क्या होगा, 9C, क्या होगा 9C आपके पास 5, क्योंकि हमें 5 का वो ग्रुप बनाना था। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 21 डिवाइडेड बाय 126, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.167, दैट इज द आंसर फॉर अस। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक होगी बात। And this comes to the end of this paper. I hope you understand the question. Stay tuned to my channel for more videos. Thank you so much. Take care.